हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि विद्युत के बारे में हम आज बात करेंगे भौतिक विज्ञान के इस लेक्चर में। आपका भौतिक विज्ञान जल्द ही समाप्त होने वाला है, 1-2 लेक्चर और बचे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे पास विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसे बना, किसने खोज की, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। विद्युत को अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो है ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से बना है। ग्रीक भाषा में अंबर नामक पदार्थ को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी कि जो आपका बिजली है उसको इलेक्ट्रिसिटी है, तो ग्रीक भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ग्रीक भाषा में अंबर नामक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जो है इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 2600 ईसा पूर्व में ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स ने यह महसूस किया कि अंबर को ऊन से रगड़ने पर वह हल्के पदार्थों जैसे कि पक्षियों के छोटे छोटे पंख आदि को आकर्षित करता है। क्या किया, जो ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स थे उन्होंने एक चीज महसूस की कि अगर अंबर है उसको अगर आप ऊन से रगड़ देते हो तो उसमें कुछ जो है आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं, जो छोटे छोटे पंख आदि को आकर्षित कर लेता है। अब है कि 1600 ईस्वी में की बात करें तो 1600 ईस्वी के आसपास अंग्रेज वैज्ञानिक गिलवर्ट, किसने, अंग्रेज वैज्ञानिक गिलवर्ट ने यह खोजा कि आकर्षण का यह विशेष गुण केवल अंबर में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पदार्थों जैसे कि कांच, एबोनाइट आदि में पाया जाता है। ठीक है, किस किस में पाया जा रहा है, कांच में पाया जा रहा है, एबोनाइट में पाया जा रहा है। तो ये किसने खोजा, ये गिलवर्ट जी ने खोजा। करते करते और सारी चीजें हुई तो और पता चला हमको कि जैसे कि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ने पर उन अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, अर्थात वे आवेशित हो जाती हैं। समान प्रकार के आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, जो कि हमने मैग्नेट में पढ़ा था। घर्षण द्वारा वस्तुओं को दो प्रकार से आवेशित किया जाता है, यानी कि घर्षण के द्वारा, यानी कि जैसे मान लीजिए कांच है, ये ठीक कांच है और इसको आपने रगड़ दिया रेशम से, तो इस तरीके से जो ये घर्षण हुआ ना, बीच में घर्षण हो रहा है तो ये आवेशित होती है। तो उनको हम दो प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे कैसे। आवेशित हो सकने वाले पदार्थों के साथ प्रयोग करने पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखिए पहला क्या है कि कुछ पदार्थ उस प्रकार से आवेशित होते हैं जैसे कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच, तब हम कहते हैं कि ऐसे पदार्थ धनावेशित हो जाते हैं या उन्हें धन आवेश प्राप्त कर लिया है। धन आवेश को प्लस से यहां पर करते, इसमें क्या होता है कि कांच है, कांच को आपने रेशम से रगड़ा तो कांच का जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन रेशम में चला गया, इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है वो रेशम में चला गया, तो अब जो बचा ये क्या बचा, पॉजिटिव बचा, तो कांच जो है धनावेशित चार्ज हो जाता है इस तरीके से। दूसरा पॉइंट है कि कुछ जो पदार्थ होते हैं ऐसे आवेशित होते हैं जैसे कि ऊन से रगड़ने पर एवोनाइट हो जाता है, तब हम इसे क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को हम ऋण आवेशित कहेंगे या उन्हें ऋण आवेश प्राप्त कर लिया है वो हम यहां पर बोलेंगे, और ऋण आवेश को माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास कि आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु में आकर्षण होता है, यानी कि एक आवेशित है और एक अनावेशित है तो वो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जैसे कि हमने चुंबक में भी पढ़ा था कि अगर ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक और नॉर्थ पोल को आप लाते हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो वहीं यही हो गया कि सजातीय आवेश में क्या होगा, एक से होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय में क्या होगा, आकर्षण होगा। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वे दोनों ही आवेशित हो जाती है, परंतु दोनों वस्तुओं पर जो है विजातीय आवेश होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा। निम्न में से किन्हीं दो पदार्थ को आपस में अगर रगड़ा जाए तो इस श्रेणी में पहले आने वाला पदार्थ धनावेशित तथा बाद में आने वाला पदार्थ ऋणावेशित होगा, जैसे कि ऊन या रोएदार खाल, कांच, रुई, कागज, रेशम, लकड़ी, धातु, रबड़, अंबर और एबोनाइट। ऐसे पदार्थों को जिनमें या जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं, यानी कि कोई पदार्थ है जिससे अगर बिजली यहां से यहां तक पहुंच रही है तो उसको हम चालक कहेंगे। और जैसे कि एग्जाम्पल में है धातु में तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात, सोना और मनुष्य जानवर का शरीर, अशुद्ध जल, ठीक है, आर्द्र, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नमी युक्त हवा, पृथ्वी आदि, ये सब चीजें यहां पर काम आती हैं। तो ये सब चीजें जो है यहां पर आपको
यहाँ पर हमने क्या देखा कि अशुद्ध जल, ये सब चीजें जो हैं सुचालक होती हैं हमारे किसकी, विद्युत की। अब कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते उन्हें हम अचालक कहते हैं, जैसे कि कांच, मोम, चमड़ा, एबोनाइट, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, रुई, रेशम, रुआ, सूखी हवा, कागज, चंबल इत्यादि से जो है विद्युत एक दूसरे से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती। मेनली धातु में यह गुण अधिक पाया जाता है। एक चालक को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर वह आवेशित हो जाता है, यानी कोई चालक है उसको आवेशित वस्तु के आप आसपास लाओगे तो वो आवेश ग्रहण कर लेगा। और आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को हम आवेश का चालन कहते हैं। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है, ठीक है, प्रवाह हो रहा है। वही है, आवेशित हो गया कोई चीज और इसमें जो है जा रही है धारा, तो इसको जो है हम बोलते हैं। जैसे विद्युत में हमने पढ़ा है कि एसी धारा होती है, डीसी करंट होता है, डीसी करंट सीधा जाता है, एसी धारा में क्या होता है, अल्टरनेट में वो इस टाइप से चलता है। तो यही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। आगे है कुछ और पॉइंट हमारे पास कि किसी चालक पर एक आवेशित वस्तु के प्रभाव से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे प्रेरित आवेश और अनावेश उत्पन्न होने की क्रिया को विद्युतीय प्रेरणा कहते हैं। जिस आवेश के कारण प्रेरणा होता है उसे हम प्रेरक आवेश कहते हैं। और प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया है कि ये देखिए क्या पाया गया है, प्रेरण के कारण सदैव दोनों प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन आता है यहां से, एक क्वेश्चन अगर आएगा इलेक्ट्रिसिटी में तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा कि सदैव दोनों प्रकार के आवेश किस प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो प्रेरण के द्वारा जो है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आपको मिलेगा। अगला पॉइंट है आपके पास कि दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण बराबर होता है, ठीक है, दोनों प्रकार के आवेशों का परिमाण बराबर होता है। तीसरे में क्या दिया जा रहा है कि प्रेरक आवेश के निकट वाली वस्तु के अनावेशित सिरे पर विपरीत प्रकार अर्थात विजातीय आवेश और दूर वाले सिरे पर समान प्रकाश यानी कि सजातीय जो आपका प्रकार का आवेश होता है उसे उत्पन्न किया जाता है। तो मेनली पहला वाला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें तो यहां पर क्या बोल रहे हैं वो कि अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया था कि सन 1752, ठीक है, 1752 ईस्वी में उन्होंने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग द्वारा दर्शाया कि बादलों में आवेश होता है, ठीक है, पतंग प्रयोग द्वारा बताया। तो क्वेश्चन यहां से यह आ सकता है कि पतंग प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था बेंजामिन के द्वारा। तड़ित से होने वाली क्षति से, देखिए तड़ित से होने वाली क्षति से मकानों को बचाने के लिए फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद जब दो विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित दो बादल एक दूसरे के निकट आते हैं तब कभी कभी एक बहुत बड़ा आवेश एक से दूसरे बादल की ओर जो है स्पुलिंग के रूप में प्रवाहित होता है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। वही चीज हुआ कि दो अलग अलग आवेश के बादल हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इधर से बिजली इसमें चली गई, तो वही जो बिजली चमकती है वही हमको सुनाई देता है, आवाज भी और दिखाई भी देता है। जब कोई आवेशित बादल पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है तो बादल का आवेश जो है स्फुलिंग के रूप में पृथ्वी तक आ जाता है, जिसे हम तड़ित या बिजली का गिरना भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी है, बादल ज्यादा ही पृथ्वी के अर्थ का जो सरफेस है उसके करीब आया तो वो जो है धरती में जाने के लिए नीचे गिर जाता है, तो उसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी वस्तु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उस बिंदु का उसको हम विभव कहते हैं। विभव एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये याद रखिएगा। किसी वस्तु पर 1 वोल्ट विभव से अर्थ है कि 1 कूलाम या 1 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जो 1 जूल कार्य होगा। गति के लिए मुक्त धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है तथा मुक्त ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। देखिए इस जो ये मैं बता रहा हूं इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन बस इससे एक ही आ सकता है आपका कि विभव का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है वोल्ट। बस ये आपको याद रखना है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में आ चुका है, मेनली ग्रुप डी तक में ये पूछा जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी का विभव जो है शून्य माना जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसका विभव धनात्मक और जिसका विभव कम होता है उसका विभव ऋणात्मक माना जाता है। तो पृथ्वी को हमने न्यूट्रल माना 0, इससे अधिक होगा तो उसको धनात्मक और इससे 0 से कम होगा तो उसको हम माइनस
मानेंगे। तो दो क्वेश्चन यहां पे याद रखना है कि विभव एक अदिश राशि है और उसका SI मात्रक है आपका वोल्ट। और यहां पर बात करें तो पृथ्वी का विभव क्या है, पृथ्वी का विभव यहां पर शून्य माना जाता है, जो आपको यहां पर याद रखना है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं यहां पर, और इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास। किसी आवेश के कारण दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं पर विभव का अंतर कहलाता है। दो बिंदु हैं, ठीक, उनके बीच जो है विभवांतर हो गया, ठीक है, दो उनके विभव के बीच का अंतर जो है उसको हम विभवांतर बोल रहे हैं। यह निम्न विभव वाले पदार्थ से उच्च निम्न जो है उच्च विभव वाले बिंदु तक एक एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है और इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और यह भी एक अदिश राशि है। कौन? विभवांतर की बात की जा रही है, दो विभव के बीच का अंतर विभवांतर। अब विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को चलित करने वाले पदार्थ के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित विद्युत धारा का प्रवलय जो है, यहां पर इसको हमने किससे नोट किया? I से। उस अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है और धारा के प्रवलय का SI मात्रक एम्पियर होता है। यानी कि मेनली आपसे पूछ रहा है धारा जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक एम्पियर होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में कितने एम्पियर की धारा बहती है, तो हम बोलते हैं जैसे 5 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा, इस तरीके से होती है। तो ये चीजें बस आपको याद रखना है। इसमें फिर मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको बता पूरी चीजें रहा हूं जो याद करने वाली IMP चीज है। तो IMP चीज है कि धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है आपका, इसको A से डिनोट करते हैं, एम्पियर होता है। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि बात करें तो परिपथ की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए ये एक परिपथ बना दिया मैंने और यहां पर हमने बैटरी लगा दी, ठीक, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको हम इसका परिपथ बोलेंगे। यही चीज यहां पर बोली गई थी। ये देखिए विद्युत धारा का विद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पूरा परिपथ अर्थात बंद हो, और अगर परिपथ खुला है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, मतलब प्रवाह नहीं होगा। यहां पर देखिए यहां पर बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको हमने जोड़ा तो ये बल्ब जल गया है कि परिपथ जो है क्लोज्ड है। लेकिन यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया, स्विच का काम यही है, इसको हमने ओपन कर दिया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, इसको हमने ओपन कर दिया, तो अब ये बल्ब जो है नहीं जलेगा क्योंकि ये ओपन हो गया। तो ओपन सर्किट में धारा नहीं बहती है, बंद परिपथ में ही धारा आपकी बहेगी। परिपथ में यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। यानी कि वही चीज, ये है परिपथ और इसमें ये धारा बह रही है एक ही दिशा, लेकिन हमें तो इसको बोलते हैं हम DC करंट। क्या है? इसको हम DC करंट बोलते हैं। लेकिन अगर परिपथ में कोई जो धारा है, ये देखिए परिपथ में कोई धारा किसी खास समय तक एक दिशा में और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में जो है अपनी की बराबरी से यानी कि बारी बारी से प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा या AC करंट या अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले यहां इस दिशा में गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसी को हम स्रंग और गर्त के नाम से भी जानते हैं। और दिष्ट धारा ये देखिए एकदम एक ही दिशा में सीधा जाता है। तो ये चीजें यहां पर आपको याद रखनी है कि इसको जो हम बोलते हैं DC करंट और इसको बोलते हैं AC करंट, अल्टरनेट करंट, और इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर किसी को अल्टरनेट करंट लगता है, जैसे करंट लगता है, मेनली अल्टरनेट करंट ही हमारे घरों में बहती है, तो यहां पे गया अभी तक करंट लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब यहां पे आएगा ना तो ये आपको छोड़ देगा। तो इसीलिए अल्टरनेट करंट जो है उसमें जान बचने की संभावना एक समय रहती है, क्योंकि वो एक झटके से आपको कभी छोड़ सकता है। लेकिन DC करंट जो है धारा बिल्कुल आपको जो खतरनाक होता है, ठीक है। बाकी बिजली तो दोनों ही खतरनाक है, तो थोड़ा अच्छे से काम कीजिए, करंट से दूर रहिए। अब घरों में विद्युत जो है संधारित्रों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा AC धारा होती है, वही चीज मैंने बनाया। और प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में शून्य से लगातार बढ़कर अधिकतम परिमाण पर पहुंचती है, फिर उसी गति से घटते हुए शून्य पर पहुंचती है। इस क्षण उसकी दिशा पलटती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हुए शून्य से अधिकतम परिमाण पर पहुंचकर फिर उसी गति से घटती हुई शून्य तक पहुंचती है। यह चक्र लगातार चलता रहता है और हमारे घर में प्रयोग में आने वाले विद्युत संधारित्रों में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है वह 1 सेकंड में ऐसे उतार चढ़ाव के 50 चक्र पूरा कर लेती है। अर्थात घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। यह चीज आपको याद रखना है कि कितनी? 50 हर्ट्ज होती है, यानी 1 सेकंड में 50 बार वह ऊपर नीचे हो जाती है।
अब कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को जो है मापी मतलब धारा जो है उसको मापा जाता है, ऐसे उसे एमीटर कहते हैं। यानी कि परिपथ में किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को अगर मापना है तो उसके लिए किसका यूज होगा? उसका यूज होगा, उसको कहते हैं एमीटर। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि जो यूज होने वाला आपका उपकरण है उसका नाम बताइए, तो उसको बोलते हैं एमीटर। और इसे परिपथ में जुड़े उपकरणों को जो उपकरण होता है उसके साथ इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि परिपथ की पूरी धारा इससे प्रवाहित हो, और इस यंत्र से नापने के लिए यंत्र के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पहले तो कि जो परिपथ है उसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको नापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एमीटर का यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसको किस क्रम में लगाया जाता है परिपथ में, एक क्वेश्चन यहां से यह भी उठता है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ से होकर धारा के कारण परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे नापते हैं, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। जैसा कि उसकी इकाई हमने पढ़ा था, विभवांतर और जो विभव का इकाई था वो था वोल्ट, तो उसको हम वोल्ट को ही नापना है तो उसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। और इसको हम समानांतर क्रम में लगाते हैं परिपथ में, इसको हम समानांतर, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाते हैं और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, याद रखिएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे संयोजन में यंत्र परिपथ की धारा में अल्प तथा नगण्य कमी उत्पन्न करता है, इसलिए इसको जो है समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो और ओम जी की बात ना हो तो ओम नियम की बात करते हैं। चालक से प्रवाहित धारा की प्रबल्य उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि जो है I समानुपाती V, और यहां पर या फिर इसको हम बोल सकते हैं V/I एक स्थिरांक है। और इस स्थिरांक से चालक तार के प्रतिरोध R को व्यक्त किया जाता है। तो वही R बराबर क्या हो गया? V/I, या फिर I बराबर क्या हो गया आपका? V/R, या V बराबर क्या हो गया? IR। ये 3-4 संयोजन है जो कि आपको याद रखना है। यानी कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, बिजली के फ्यूज तांबे तथा टिन के मिश्रण से बनाए जाते हैं और इसकी क्षमता को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। फ्यूज का काम क्या होता है? आजकल क्वेश्चन यहां पे आता है कि फ्यूज किससे बनता है। सबसे पहले फ्यूज तो बनता है आपके तांबे और टिन का मिश्रण से, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अगर आपके घर के परिपथ में यानी सर्किट में कुछ भी छेड़छाड़ होती है, थोड़ा भी आपका फ्लक्चुएशन होता है, तो ये जो है तो इसका गलनांक कम होगा तो ये पिघल के टूट जाए। पतला तार होता है ताकि आपका पूरा परिपथ जलने से बच जाए, इसलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं। और इसकी क्षमता एम्पियर में होती है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा फ्यूज से रिलेटेड। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए फ्यूज के बारे में ही बात की जा रही है। ये यहां पर कटआउट जिसको बोलते हैं, और इसमें यहां से ऐसे जो है तार लगा होता है, ठीक है। परिपथ में जहां जहां बिजली के फ्यूज श्रेणी नियोजित किए जाते हैं उसमें लगे तांबे तथा टिन के मिश्र धातु के तार सबसे पहले गर्म होकर गल जाते हैं और परिपथ टूट जाता है, जिससे कि उसमें लगी जो युक्तियां होती हैं तथा बल्ब, पंखे, हीटर आदि जलकर नष्ट नहीं होते, बच जाते, क्योंकि वो फ्यूज टूटा। फ्यूज का वायर जैसे ही टूट गया तो आपका जो है ये पूरी लाइट आपके घर से कट गई और आपका जो है इक्विपमेंट था जलने से बच गया। तो मेन कार्य यही होता है फ्यूज मतलब फ्यूज वाले तार का। अब देखिए, बिजली के हीटर में चीनी मिट्टी की चपटी प्लेट की सतह पर बने खांचों में नाइक्रोम, क्वेश्चन आता है कि हीटर में किसका यूज किया जाता है, तो उसमें नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है, जो कि निकल क्रोमियम का मिश्रण होता है। कि तार का सर्पिल जो है कुंडली फैली होती है, जो कि नाइक्रोम के प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ये देखिए यहां पर ऐसे ऐसे करके यहां पर बनाया गया है, इसलिए इसको जो है किया जाता है। ठीक, एक बार और मैं आपको बताता हूं कि बिजली का जो हीटर होता है उसमें चीनी मिट्टी की चपटी प्लेट की सतह पर बने खांचों में नाइक्रोम के तार की सर्पिल कुंडली फैली रहती है और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता जो है अधिक होती है। ठीक है, अब आगे कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि बिजली के विकिरण यानी कि रेडिएटर में चीनी मिट्टी के पतले बेलन पर नाइक्रोम तार की कुंडली को लपेट दिया जाता है। तो ये सब चीजें यहां पर बात की गई हैं। हीटर जो कि है उस पर खाना बनाने के लिए मेनली यूज किया जाता है, लेकिन हीटर का जो उपयोग है वो वर्धित है।
बिजली की आयरन स्त्री, ठीक है, नॉट स्त्री, स्तरी में अभ्रक की पतली या कि पतली पट्टी जो होती है, पत्ती पर नाइक्रोम का तार लिपटा रहता है। यानी कि जो प्रेस आयरन हम करते हैं उसके अंदर वही होता है कि जो अभ्रक होता है उस पर नाइक्रोम का तार लिपटा होता है, वो गर्म हो जाता है। और बिजली के जो बल्ब होते हैं, ठीक है, बिजली के बल्ब के बारे में बात करें तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन के बारीक एवं सर्वत्र समान व्यास के तार की ऐठी हुई कुंडली लगी होती है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये देखिए फिलामेंट है, फिलामेंट कहते हैं। और फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, और टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस पदार्थ का गलनांक बहुत अधिक होता है। और टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए बल्ब के भीतर कुछ मात्रा में निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पूरा कांच की छड़ है, तांबे का तार है, बल्ब है और टंगस्टन है। तो मेनली पूछा जाता है टंगस्टन यहाँ पर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो यहां पर आज हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।